कहा था, वो टेबल आप लोगों ने मुझे पक्का विश्वास है याद नहीं की होगी। हाँ। पर बेटा मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं आपके पास अब समय ज्यादा नहीं है, ये अगले वीक मंडे से मैं यू सल्फेट, कार्बोनेट, ऐसे बॉम्ब फूटेंगे। हाँ। और ऊपर भी कुछ आता है, -2। तो वो पार्ट पढ़ेंगे जो तुम्हारे 10th में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? केमिकल फॉर्मूला। बेटा जैनिश, बोर्ड दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है बेटा? अब सारे बच्चे वो टेबल ओपन करके रखो, वो Ca+, Na+, वो सब, ये वैलेंसी टेबल, ये आपको भी सामने रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओपन, डन, रेडी स्टडी पो। बेटा एक बुक मुझे वहां से दे दो। तुम दोनों में एक ही है बस? ये लिखा है। तूने कल कल का भी था, पेंडिंग था। वो एक दिन बाद लिखा था, ये भी एक दिन बाद। तो आज के दो विचार हो जाएंगे। वो ना भूल जाएगी ढिंगली, भूल जाएगी। नहीं भूलूंगी, नहीं भूल जाएगी, याद कर। तुम्हारा चमाट खानी सबके। चलो कोई नहीं। देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन दो, एक तो आता है नाम, नाम दिया होगा, आपको फॉर्मूला बनाना होगा, केमिकल फॉर्मूला, एक केमिकल फॉर्मूला दिया होगा, नाम लिखना। तो फॉर्मूले से नाम लिखना तो आसान होता है, नाम से फॉर्मूला लिखना एक ट्रिक होती है। मतलब सिंपल है, कुछ खास करना नहीं है। देखो एग्जाम बोलेंगे, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम, एक मिनट, सोडियम कार्बोनेट मान, ऐसा बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो सबसे पहले क्या लिखा है, सोडियम। सोडियम का सिंबल देखो, वैलेंसी में क्या लिखा हुआ है, Na+, और कोई नंबर नहीं, मतलब 1। अपने 1 लिख देने का, ठीक है, भले ही 1 नहीं लिखा। अब कार्बोनेट को क्या लिखा है, कार्बोनेट में CO3, ऊपर क्या लिखा, माइनस, ये लिख दिया, हो गया। अब क्या करना है सुनो, अपन को साइन से कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ नंबर देखना है, ठीक है। जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ नीचे, और जो यहाँ नंबर है वो यहाँ नीचे। कैसे दिखाता हूँ, तो अगले स्टेप में देखो, अब ये मैम आपको सिखाया ना, थोड़ा वैसे करना। मैम बोलेंगे भाई कि मुझे तो ये एरो चाहिए, तो वो दिखा देना, प्रोसेस में समझा रहा हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना होता है। तो मैम बोले, मैं थोड़ा मैम ने कैसे बोला है कि भाई एरो कैसे बनाना है, सीधे बनाना है, कैसे बनाना है। हाँ तो हाँ तो देखो मैम ऐसे बोलते हैं, मैम मुझे मालूम, पिछली बार भी उन्होंने मैम ने ऐसे कहा था। ये भी कोई गलत नहीं है, एक ही बात है। इसका +1 है, इसका कितना है, तो मैम ऐसे बोलते हैं, यूं बोलते हैं ना। हाँ, एक ही बात है वो। मतलब इन शॉर्ट तो एग्जाम में वो जैसे मैम बताए आप वैसे दिखा दो, ताकि मैम तुम्हारा मार्क्स ना करते। अरे हाँ के ना, जो भी है, ठीक है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, मैम की तरह ही करते हैं। तो यहाँ इसका -2, और यहाँ इसका +1। अब ये अपन को साइन साइन नहीं, साइन साइन बाद में है, सिर्फ नंबर, ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा। तो अगले स्टेप में क्या लिखने का, Na, ये कितना है 2, तो नीचे 2 लिखने का। फिर ये लिखने का CO3। अब देखो बेटा यहाँ पे दो दो लोग हैं, इसीलिए होल ब्रैकेट लगाना, और फिर क्या लिखना, 1, ऐसे बात। अब 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप चाहो तो आप अगले स्टेप में क्या कर दोगे, मतलब अगले स्टेप में क्या, इसी स्टेप में आप चाहो तो इसको हटा दोगे, 1 को हम नहीं दिखा, समझ गए। और देखो एग्जाम्पल, जैसे बोले एग्जाम्पल के लिए, अमोनियम कार्बोनेट, क्या बोले, या सल्फेट, चलो सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप टेबल ओपन करोगे, टेबल में अमोनियम कितना है भाई, NH4+, सही है। देखो NH4, NH4 और ऊपर प्लस, कोई नंबर नहीं, मतलब 1। सल्फेट कितना है, SO4, ऊपर -2। तो यहाँ नीचे लिख देना +1, यहाँ लिख देना -2, ये चार्ज इसका -2 है। अब इसका 2 यहाँ पे, इसका 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे दो दो लोग हैं,
एन और एक्स, ये दोनों, ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, तो दो एटम हो गए, दो अलग अलग एलिमेंट हो गए। एन फॉर नाइट्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन, एस फॉर सल्फर, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो देखो कैसे लिखोगे, NH4 होल ब्रैकेट 2। अब SO4, अब इसके नीचे लिखना है 1, पर 1 तो लिखते नहीं, तो ये आंसर। हाँ, अगर किसी ने ब्रैकेट नहीं लगाया तो टोटली रॉन्ग, क्योंकि NH4 तो होल ब्रैकेट है। देखो यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि M कैपिटल A स्मॉल, तो ये एक ही है, सोडियम अकेला तो चलता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है। और देखो, कैल्शियम का बुक में है। बोलो, कौन सी सेम? नहीं नहीं, ये वैलेंसी नहीं होती, वैलेंसी ऊपर वाले बोलते हैं, और आपको ये नंबर लिखना है। यहाँ 4 का मतलब है H4 है, यहाँ 4 का मतलब है O4 है ना। आपको वो 4 का मीनिंग होता है बेटा, आपको वो मिस नहीं करना। अब यहाँ देखो, अब कैल्शियम, अब कै ध्यान रखना बेटा, यहाँ जो नंबर है उसको आप कोई चेंज नहीं करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन 3 है, वो हटा दोगे, फिर क्या बचा? मैं कह रहा नंबर ऑफ एटम, एक एटम है तो प्रॉपर्टी अलग, दो एटम है तो प्रॉपर्टी अलग, तुम तो तीन ही हटा दोगे तो फिर नया ही बन गया। ये अब कार्बोनेट नहीं है। ठीक है, ऐसा है। तो मान लो कि एग्जाम में आया कैल्शियम, सपोज करो हाइड्रोक्साइड, क्या आया? तो पहले कैल्शियम टेबल तुमको याद है? देखो अब ये तुमको टेंथ में कैसे हेल्प करेगी, टेंथ में तुम्हारी रिएक्शन आएगी, सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट आया। अब यहाँ तो तुम रटो कि NH4 या 2 या SO4, यहाँ तुम ये ध्यान रखो कि भाई नाइट्रोजन पढ़ा था कि अमोनियम मतलब NH4 प्लस, सल्फेट मतलब SO4 माइनस 2, तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक मेंटली बना दोगे, तो तुमको रटना नहीं पड़ेगा फिर टेंथ में। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आएगी, तो वहां पे तुमको आसानी पड़ेगी, इसलिए अच्छे से ये टॉपिक को तुम अच्छे से माइंड में सेटअप कर लो। ठीक है, और ये टेबल तुमको भूलनी नहीं है टेंथ तक। कैल्शियम कितना है, Ca ऊपर +2, हाइड्रोक्साइड OH-1, तो इसका 2 और इसका -1। अब उनको साइंस में कोई मतलब नहीं, हमको नंबर देखना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ जाएगा। Ca, अब 1 तो लिखते नहीं है, तो साइड में OH, अब 2 यहाँ आएगा, भाई दोनों कैपिटल है, तो क्या करना पड़ेगा, होल ब्रैकेट और फिर 2 लिखना। हाँ, हो गया बस। अपने फिर ये ऊपर वाले साइन बाद में लिखने के नहीं है, ये +2 प्लस ये सब खत्म, नॉर्मल नंबर। डोंट राइट के सर यहाँ भी +2 यहाँ -1, ये मत करना, ये तो हो चुका है, इसका हिसाब हो गया। समझ गए? अरे हाँ के ना। ठीक है, और देखो, सपोज करो ऐसा आया, मैग्नीशियम +2 ऑक्साइड। अब देखो, पहले मैग्नीशियम, तो Mg+2 ऊपर, O-2, तो इसका +2 है, इसका -2 है। ठीक है, अब देखो, देखो यहाँ पे नंबर कैसे थे, 1 और 2, तो ये कटते नहीं थे, 1 और 2 ऑलरेडी कटे हुए हैं, यहाँ पे 2 और 1। देखो यहाँ पे ये 2 और 2 है, अगर ये दोनों सेम हो ना तो आपको इसको कट कर देने का, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों क्या बन गए, 1। जीरो नहीं मतलब 1 हो गया, तो अब 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो Mg 1 तो लिखते नहीं है, और O अगेन 1 लिखते नहीं है, तो MgO। अगर कोई ऐसे लिख देगा Mg2O2 कट नहीं करे, तो ये गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन होता है, ये 2 2 एक्चुअली कट जाते हैं बाद में जाके। तो या तो आप यहीं कट कर दो, या फिर ऐसे लिख के बाद में कट कर दो। ये ना, ये वैलेंसी सबसे बढ़िया, आप यहीं कट कर दो इन दोनों को, ये मत करना कट, ये वैलेंसी नहीं है, वैलेंसी कट होती है, ये लो लपेट। फिर सर देखो सर, यहाँ लाइन, ये भी लपेट, और कोई लपेट नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ वैलेंसी को कट करते हैं, ये नंबर कट, ये वैलेंसी नहीं है, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये अलग चीज होती है। डन। ठीक है, तो ये वैलेंसी को कट करना ध्यान रखना, तो कट हो गया यहाँ पे, ये 1 1 लिखना नहीं है, ओ। डन। चलो अब, ये तो मैं दो एग्जांपल दिए, अब मैं तुमको क्रिकेट पूछूंगा, ठीक है ना।
सब अपना अपना आंसर देंगे, फिर देखेंगे कौन गलत है कौन सही है, और फिर और अगर गलती हो तो सीखना है। ठीक है, अभी आप टेबल देख सकते हो, टेबल आपको देखना अलाउ है। चलो, पहला पहला जो आंसर है वो देगा अपना जैनिश। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ठीक है जैनिश। हाँ, अब टेबल में देख के बता एल्यूमिनियम का गैस क्या होता है। Al3 नहीं है, +3 है, 3+ या +3। फॉस्फेट क्या होता है। तो PO4-3। ठीक है जेनिस, इसका आंसर क्या है, फाइनल आंसर बता। ठीक है, आगे। PO4 और ब्रैकेट लगा के -3 कहाँ लिखूं। यहाँ पे, यहाँ मैं यहाँ लिखूं -3, ऐसा। ठीक है, चलो भाई, अब ये जेनिस ने बोला है, चेक करते हैं। ठीक है, सबकी बारी आएगी। सबसे पहले तो ये +3 है, तो इसके नीचे +3 लिखने का, पास में एक नोटबुक भी रखना, तो ये हेल्प मिले सॉल्व करने में। -3 है तो -3। मैंने पहले ही बोला है, साइन तुमको देखने ही नहीं है, वो तो भूल ही जाओ। अब देखो नंबर वैलेंसी, ये 3 और 3 कट रहे हैं क्या। कट रहे हैं सर, 3 × 3 3 × 3, 1 1 ही बचा। अब 1 को भेजो तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, लपेट एल्यूमिनियम। अब 1 1 तो लिखते नहीं है, फिर PO4। अब अगर आप होल ब्रैकेट लगा भी दोगे और ये 1 यहां लिखोगे तो 1 तो लिखते भी नहीं है, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। AlPO4। बात समझ में आ गई। एल्यूमिनियम फॉस्फेट यानी समझ गया। ठीक है, अब एक काम करो, मैं एक नाम दे रहा हूं और सब उसका आंसर निकाल के दो, फिर बोर्ड पे चेक करना, फिर मैं बताऊंगा, ताकि सबकी गलतियां भी दूर होती है। ठीक है, सो जिंक, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिखो इसका आंसर। हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या बोलो बाई कार्बोनेट, एक ही बात है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, ये सब एक ही होता है। अपना आंसर अपने पास रखो थोड़ी देर के लिए। हो गया, पक्का, डन। पोपट नहीं, पोपट हो गया, सबको हो गया, जैनिश हो गया, गाता गाता। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जिंक, Zn+2, हाइड्रोजन कार्बोनेट तो HCO3-1। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे, इसका साथ +2 है, इसके ऊपर कितना -1। क्या ये कट रहे नहीं, और ये कटे हुए हैं 1 और 2 तो। ठीक है, अब 2 का लिखना है यहाँ पे, 1 का लिखना है, साइन भूल जाओ, लपेट गायब, खा जाओ। अच्छा, अब Zn, 1 1 तो लिखेंगे नहीं। अब HCO3, अब 2 लिखना है, पर ये तो 1 2 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, तो होल ब्रैकेट नीचे 2। ये किसका है, नीचे आया, नीचे लाना था, आया, आएगा नहीं। कैसे पर नहीं आया नीचे। नीचे नहीं आएगा, लिखना है नीचे। हाँ जी, कहाँ पे -1, उधर किधर, इधर, इधर, वो
मैंने 10 बार बोला है माइनस को भूल जाओ। अब तो तू भूल क्यों नहीं रही है सैमडॉन? तुमको तुमको बाद में माइनस से कोई मतलब रखना नहीं है। अरे हाँ के ना? आंसर में प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है। मैं वापस बोल रहा हूं। तुम अगर जबरदस्ती लिखोगे तो तुम गलत कर रहे हो, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। कौन सा वाला? ये नहीं चला भाई। जेड का फोटो तो यही होता है। अच्छा, इसका +2 होता है, इसका -1 होता है। ठीक है, 1 यहाँ भेजेंगे। साइन तो भूल ही जाने के अपने, वो तो करना ही नहीं है भाई। और 2 यहाँ लिखेंगे। अच्छा, जेड के नीचे 1 तो वो तो अंदर लिखते नहीं है। HCO3। ठीक है, अब क्योंकि 2 लिखना है तो 3 3 लोग तो क्या लगाएंगे? 2। बस, मैं यही बोल रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ, तुम नोट सेट करो। चलो अब नेक्स्ट ट्राई करो फटाफट। स्टार्टिंग में क्या होता है गलत? बस नोटिस करना है तुम क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है? आराम से भाई। कुछ है ही नहीं। एग्जाम में बेटा ऐसे ही करना, क्योंकि देखो फिर तो हम फालतू में मार्क्स कर देंगे, ठीक है ना? वैसे अपन डायरेक्ट लिखे तो ही चलता है। हो गया? सबका हो गया? जानिश हो गया? तो एक और मैं करूंगा, फिर मैं एक रैंडमली एक आध उठा के फट पूछूंगा, ठीक है? चलो अब पहले आयरन और 3 है। वैसे आयरन 3 का मैंने एक नाम बताया था, फेरिक। और 2 होता है तो फेरस। कॉपर में ऐसा होता है। कॉपर में +1 और +2 है। +1 में क्यूप्रस और +2 में क्यूप्रिक। अच्छा सुनो 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 सुनो। अब सुनो, आयरन 3 तो Fe ऊपर +3, Cl-1, इसका +3, इसका -1। अच्छा सर, कब कटेंगे तो नहीं है? ठीक है, तो ये 1 यहाँ साइन तो भूल ही जाओ, साइन तो देखना ही नहीं अब तो। और 3 यहाँ पे। अच्छा, Fe 1 तो लिखते नहीं है। अब Cl, क्या ब्रैकेट लगाना चाहिए? नहीं सर, ये C कैपिटल है, ये L इसमें ये एक ही एलिमेंट है, तब जरूरत नहीं होती है हमको। तो क्या लिखोगे नीचे सीधा? किसका ये आया? आपका आया, बढ़िया। चलो अब एक और लास्ट, फिर मैं एक ऐसे बम बम फोड़ूंगा। चलो 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 चलो, ड्रन 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 ड्रन। क्या करें? बपड़म चिकन करना है। चलो बपड़म चिकन करते हैं। कॉपर सेकेंड, सल्फाइट, आइट, ये नहीं, आराम से। सल्फाइट, ITE है, ITE। मन में रखो, आंसर मन में रखो, दहाड़ना नहीं है। अच्छा, साइंस में स्कूल में क्या हो गया? ग्रेविटी स्टार्ट हो गया। अपने भी नेक्स्ट लेक्चर चालू कर देंगे अपन। हो गया? चलो, पहले कॉपर सेकेंड मतलब Cu+, सल्फाइट OSO3-। हो गया? सल्फाइड आइट 8। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, अपने माइंड में क्लियरिटी रखो कि भाई इसमें ये करना है, उसमें वो करना है, ठीक है? अच्छा, अब क्या लिखोगे? +2, इसका माइनस। कट रहे हैं क्या? कट रहे हैं सर? कट रहे, कट करो। 2 बन जा, 2 बन जा।
लपेट हो गया। अब अब वन, तो वन यहाँ पे और वन यहाँ पे, तो सी यू वन लिखते नहीं है, एस ओ थ्री वन लिखते नहीं है। किसका आया था ये? सी यू एस ओ थ्री। ब्रैकेट क्यों वन है भाई, वन में क्यों ब्रैकेट लगाएगी? ब्रैकेट की बुआ लोगों, ब्रैकेट क्यों लगाना है वन में? हैं? कुसोथरी हो गया। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम सल्फेट तो होता है वॉशिंग सोडा। नहीं वो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग पाउडर निर्मा। एन ए Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा। ओके, और तो पता नहीं। डन। चलो अब एक रैंडमली दो दो को उठा के पूछूंगा, आप मेंटली करना, ठीक है? मेंटली मेंटली। क्या इसमें क्या है जो ऐसा हार्ड लग रहा है तुमको? चलो कोई नहीं, तुमको जिसको पूछो वो फटाफट से ऐसे सॉल्व करेगा, पर जल्दी जल्दी से, विद इन ऐसे 2-3 सेकंड। बेटा जाने समझ में आ गया? आंसर इस बार देगा या देगी, वो है, वो है क्रिमिनल देगी। एक मिनट, अब मैं नाम लिख रहा हूँ। ध्यान से, बहुत डेंजरस सवाल है। देखते ही तुम हिल जाओगे ऐसे, ऐसे कांपोगे ऐसे, तुम थर थड़ाओगे। अरे बोल रहा हूँ रे, उभी रे। हाँ। एल्यूमिनियम नाइट्रेट। नहीं। हाँ बेटा, एनो मतलब नहीं होता है, नो। ब्रैकेट में भी थ्री, सही है। बढ़िया, चलो वेरी गुड कृणल कुमारी। रैपिड फायर नहीं हुआ, नहीं मजा नहीं आया इसमें। साइन देखो अभी तो, सर एल्यूमिनियम मतलब +3 NO3 नाइट्रेट हो गया, +3 - 1 लिख दिया। क्या हमको साइन से मतलब है? नहीं, भूल जाओ, खा जाओ उसको, भूख लगी है ना, गपाक खा जाओ। अब सर थ्री यहाँ पे, वन यहाँ पे, वन तो लिखते नहीं है, NO3। पर सर एन भी कैपिटल ओ भी कैपिटल, दो दो अलग अलग एलिमेंट है, कौन कौन सा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो फिर होल ब्रैकेट और ये थ्री, ऐसे। समझे? क्या नहीं समझे? इतना बड़ा क्या? कौन? वो बड़ा क्या होता है जब अपने से सौर्या, वो क्या मासीबा गैंग वाली है ना, तो क्या होता है कि मान लो कि भी ट्रेन में बैठे हैं और अब जगह रोकनी है पूरे पूरे सीट की, तो ये एंट्री क्या करती है, यू पार्ट का बताती है ऐसे करके। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कौन क्या बोलते हैं उसको? स्प्लिट कर ले रही है ये खड़ करके। ये उसकी प्रैक्टिस कर रही थी कि भाई कल कल वापस से जाना होगा तो ऐसे अपने भाई बंदों के लिए। अब वही दिक्कत, उनको भाई बोले कि बंदी बोले, समझ में नहीं आता है। चलो, ओके, आगे 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 आगे। अब तो भयंकर पूछूंगा एकदम, तुम लोगों को ऐसे, तुम्हारे ऐसे पांव की से जमीन खिसक जाएगी। चलो भाई, तो इसका आंसर चाहत देगी। सिल्वर, सिल्वर, धक धक ऐसे होता है वो मूवीज में आता है ना।
सिल्वर 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 नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड, आइड आइड, सिल्वर नाइट्राइड। चाहत बोलेगी भाई। एजीटी 9। ओके भाई, चाहत का आंसर आ गया है, लॉक कर दिया जाए। अगर ये सवाल गलत हुआ, आपको पहले से बता दूं, अगर ये सवाल गलत हुआ तो आप खो बैठेंगी 10 लाख रुपए। अब है ना ऐसे, मतलब वो क्या, मैंने सुबह से 2 पैक मार ली थी इसके अंदर से, तो समझ चढ़ गया मुझे। सो इट इज, जवाब गलत हुआ तो आप खो बैठेंगी 10 लाख रुपए, और सही हुआ तो सीधा पहुंच जाएंगी 20 लाख। मैं रीमा के गैंग का हूँ। चलो सिल्वर मतलब क्या, एजी, एजी ओजी लोजी सुनो जी, है AG+1। नाइट्राइड मतलब N3 - या -3, एक ही बात है, दोनों भाई बहन है। अच्छा, नीचे +1 या -3। अच्छा, साइन तो भूल जाओ, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। AG ब्रैकेट लगाओ, नहीं, वो अकेला है सिल्वर, है ना, कैपिटल और ये स्मॉल है, तो 3 और M। क्या 1 लिखना चाहिए? नहीं, आ गया आंसर, डन। दूंगा। क्लियर है, डन। तो ये तो क्या था, नाम दिया है, क्या करना है आपको, फॉर्मूला लिखना है। अब उल्टा, अब फॉर्मूला आएगा, नाम, दो तो इजी है। वो तो कुछ है ही नहीं। अरे रुकना यार डिंगली। ओके, अब देखो भाई, कल उठ के कोई तुमको बोले कि बताओ इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अरे हाँ के ना, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। नाम बताना है। CA क्या, क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो ठीक, अभी प्राण निकल जाएंगे। ओके, यहाँ देखो, यहाँ देखो, CA मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ओ, ये इजी है। अब पक्का पक्का कि नहीं पक्का? ओके 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 ओके, इसका अब रैपिड फायर है, रैपिड फायर है, अपने सामने नाम रखो, ठीक है। इसका 1 मिनट पहले मैं नाम लिख रहा हूँ, अब मैं आंसर नहीं बोलोगे, आंसर मन में ऐसे गटक लेना, मैं बोलूँ तभी बोलना। इसका आंसर सामर्थ्य देगी, कुछ तो है, रैपिड फायर है भाई, तो रैपिड स्लो फायर कर रही है। हाँ, इसने आंसर भी दिया एकदम बनिए जैसे, कैल्शियम, स्लो मोशन में आंसर दे दिया। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए, ठीक है। एक और 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 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। इसका मैं नाम दे रहा हूँ, फॉर्मूला बनाना, नाम दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ। 1 मिनट, इसका आंसर देगी गौड़ी, इसका आंसर गौड़ी देगी, कार्बन क्लोराइड। नहीं नहीं नहीं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सॉरी टेट्रा क्लोराइड। ओए तेरी, कार्बन तो है ही नहीं। दाव हो गया, 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 तुम्हें रट लिया, रट लिया, रट लिया, देख लिया आंसर। अब सुनो, ओए सुनो, ए, आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन का हमारे किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ, इसलिए उस टेबल के ऊपर कार्बन का लिख दो आंसर। कार्बन का मतलब C+4, कार्बन का नहीं लिखा हुआ है, ठीक है।
और इम्पोर्टेंट ए टेट्रा मतलब भूल जाओ, वो तो ऐसे ही एक वर्ड आता है। क्लोराइड मतलब Cl-1। अब +4 -1, 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे, C 1 लिखते नहीं है, Cl और ये CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। समझ गए? जैने समझ गया? क्लियर है ये बात? तो अब ये फॉर्मूले से नाम नाम से फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब फिर होमवर्क देंगे तो ऑटोमेटिक। चलो, अब मैं तुमको, देखो इस चैप्टर का एंड हो गया है, बस ये दो टॉपिक और बाकी है, उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो टॉपिक, एक है डेल्टन्स एटॉमिक थियरी, और एक है आपका ये, अरे आपका वो, अरे वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये दो लॉ क्या है ये समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं लॉ ऑफ, अच्छा ओके फाइन। देखो ऐसा है, अब ये जो मैं अब जो बताऊंगा ना बेटा, मैं ये थोड़ा टेक्निकल बात है, ये दो 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 लॉ आएंगे। ये लॉ क्या होता है देखो, आप समझो, कभी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन होता है। बेटा आपके मन पे चलेगा नहीं है कि O5 लिख दो, अपना तो दोस्त ही है, 15 कर दो, ये 8 कर दो, 8.5 कर दो, √8 कर दो। नहीं, ये अपने ऊपर, ये आप पे डिपेंड नहीं करता, भगवान ने ऑलरेडी इसके नियम बनाए हुए हैं। जब भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे, तो वो हमें उनको कुछ लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, वो लॉ ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ऐसे दो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दो दो लॉ जो होंगे, वो सारे एलिमेंट को उसकी पालना करनी पड़ती है। ठीक है, पहला, सो देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बोलता है? देखो आप समझो, पहली बात मैं आपको वापस से बता दूं, सी और ओ, अगर यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अलग प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं दिखाता हूं। H2 हाइड्रोजन, हाईली फ्लेमेबल। O2 ऑक्सीजन, ये फ्लेमेबल नहीं है। ये ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन आग पकड़ता है, ऑक्सीजन आग भड़काता है। आप समझे? ऑक्सीजन काम है आग को और तेज करना, हाइड्रोजन काम है आग को पकड़ना। ठीक है, अब सुनना, हाइड्रोजन, अब देखो बेटा, अगर ऑक्सीजन एक दो है तो ब्रीदिंग में काम आता है। अगर O3 कर देते हैं, ऐसा भी दुनिया यूज करता है, ओजोन पॉइजनस कैसे, मर जाओगे। या समझो, इसमें ऑक्सीजन के दो एटम है, इसमें एक ही एटम है, मतलब इसमें 3 एटम है, एक एक्स्ट्रा हो गया। एटम का नंबर चेंज होने से भी पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज। तो आपको समझना पड़ेगा ये जो अब होता है ना, एटम में 8 कर दिए, 9 कर दिए, ये अपन मन से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर लॉ, देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो आ गया जनेश? नहीं है? ज्वाइन किया उसने? बिल्कुल मिलेंगे। बनाया है किसी ने। तुमको जो चाहिएगा वो तुम्हारे मन में तो है, तो भगवान को उसकी क्वांटिटी से मालूम, अंदर लग ही जाएगा। अब तुमने इसको 5 नाम दिया है, इंग्लिश इसको 5 बोलते हैं। अब इमेजिन करो जिसको इंग्लिश नहीं आती हो, तुम बोलोगे ₹5। आप समझे ना? अरे भाई मैं क्या बोल रहा समझे? तो ये शब्द भी हमने ही बनाया है, 5 5। इट इज अ फीलिंग कि भाई हाँ इतना चाहिए, क्वांटिटी वो मन में होता है कि इतना हाइट है, तो वो तो भगवान समझ जाएगा ना। भगवान को फीलिंग से मतलब है, वो इमोशन। समझे? हाँ,
मैं देखता हूं। अब देखो बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो ये लॉ ये बोलता है, देखो एक बार समझना, किसी भी रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। मान लो कि अगर आप मैग्नीशियम लेते हो, 10th में आएगी रिएक्शन, अभी आपको डीप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्जांपल देना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों को आग पे हम जलाते हैं, हीट करते हैं, तो एक आपने ना एट में भी आया होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन बर्न, ब्राइट लाइट, वो जो भी है, और आपस जल के फिर एक फाइनल आंसर आता है MgO। अच्छा, देखो ये है बिफोर रिएक्शन, ये है आफ्टर रिएक्शन, बात समझ में आई। और ये बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन होने से पहले Mg और O अलग अलग थे, रिएक्शन के बाद दोनों आपस में चिपक जाते हैं। अब रिएक्शन से पहले जो भी लोग होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन के बाद जो नया बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आपके आगे जाके आने वाली है, ठीक है। अब ये रिएक्शन से देखो, रिएक्शन कभी भी इक्वल नहीं आता है, ध्यान रखना, हमेशा एरो आता है, समझ गए? एरो का मतलब क्या है? पहले ये था, बाद में क्या बन गया, ये, समझ गए? तो रिएक्शन से पहले क्या बोलेंगे इसको? रिएक्टेंट। और ये क्या कहलाएगा? ऐसा, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, एक रिएक्शन से पहले, एक रिएक्शन के बाद में, ठीक है। अब ये लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या मीनिंग है कंजर्वेशन का? समझ देखो, मुझे बात बताओ आप, अगर आपने 1 किलो शक्कर ली है और 2 किलो नमक लिया है और दोनों को मिक्स किया, तो जो भी फाइनल चीज बनेगी वो कितने किलो की होगी? 3 की होगी भाई। गजब है यार। भाई आपने एक मटका है, उसमें मैंने डाला 1 गिलास पानी, इसने डाला 2 गिलास पानी, तो अब कितने गिलास पानी है? 3। तो आप समझो, देखो देखो, इमेजिन करो कि ऐसा नहीं हो, ठीक है। मान लो कि आपने 1 किलो नमक शक्कर ली, 2 किलो नमक लिया, और बाद में जब देखा तो अंदर तो केवल 2 किलो ही है, तो 1 किलो कहाँ गया? ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, राइट है? इसका मतलब वो किसी ने निकाल दिया है। अरे हाँ के ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद में भी होगा। मतलब ये है, समझना, सपोज करो मैं एक रिएक्शन लेता हूं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली, ठीक है। और क्या बन जाता है रिएक्शन के बाद में? ये। तो अगर मान लो कि इसका Mg आपने वेट करके लिया था 2 किलो, ऑक्सीजन आपने वेट करके लिया था 3 kg, इमेजिन, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो रिएक्शन से पहले कितना टोटल वेट आया? 5 kg। तो ये जो MgO बनेगा इधर, उसका भी वेट कितना बनना होना चाहिए सबका? 5 kg ही होना चाहिए। द मास बिफोर द रिएक्शन एंड मास आफ्टर रिएक्शन आर सेम। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट का वेट ज्यादा आ रहा है और इसका कम आ रहा है। मतलब वेट कभी लॉस होता नहीं है, जितना पहले था उतना का उतना बाद में, कम नहीं होगा। दूसरा ऐसा भी नहीं होगा कि आपने यहां तो 5 किलो लिया है और वहां पे 6 किलो आ रहा है। तो ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है, ना मास क्रिएट होता है, वो सेम रहेगा, और होना भी चाहिए, कॉमन सेंस है ये तो। अरे भाई हाँ के ना। सो क्या इसका मतलब क्या हुआ? इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैनॉट बी क्रिएटेड, ना तो एक्स्ट्रा आएगा, कैनॉट बी डिस्ट्रॉय, इट इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये बात समझ में आई? अरे हाँ के ना। ठीक है, इसको और एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो मान लो कि मैं ऐसा बोलूं, मैंने A B और C इनको रिएक्शन करवाया, और D और E ये दो बने, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। मान लो कि इसका मास 3 kg है या 3 ग्राम है, इसका मास 5 ग्राम, C का मास, ओए रोहित यहाँ देख, 8 ग्राम, डी का मास है 7 ग्राम। तो बताओ ई का मास कितना होगा? आपको मालूम है कि भाई रिएक्टेंट, ओए, मास, मास किसका? रिएक्टेंट का।
कितना आ जाएगा? 3 + 5 + 8 कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। सही है। और ये है प्रोडक्ट, तो मास ऑफ प्रोडक्ट ये कितना? 7 + x। पर हमको तो मालूम है ना कि ये दोनों मास इक्वल होंगे, जितना इधर उतना ही इधर। तो 16 रिएक्टेंट है और वहां कितना है? 7 + x, तो प्लस क्या बनेगा? तो 16 - 7 क्या आ जाएगा आपका? 9। इसका मतलब ये जो ई है ये 9 ग्राम होगा, क्योंकि मास बैलेंस रहना चाहिए। तो in any chemical reaction, in any chemical process, mass can neither be created nor be destroyed. It will be same. The mass of reactant will be equal to mass of product. ये बात समझ में आ गई? ये सिंपल ऑब्वियस, तो ऑब्वियस है ना, ये तो हो गई, कॉमन सेंस वाला ये तो बात होगी। अब जो ये इतना टेक्निकल नहीं है, अब जो मैं बताऊंगा ना वो टेक्निकल है थोड़ा। द मास ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द मास ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये टेक्निकल है। अब ये ध्यान सुनना। So there are two laws of chemical combination. One is law of conservation of mass. According to this, in any chemical reaction, in any chemical process, mass cannot be created, cannot be destroyed. है ना? वो हो गया। आप चाहो तो ऐसा एक एग्जांपल लेना मन से एग्जाम में, ABC, एरो, DE, है ना? इधर मान लो कि सबका मास 16, तो उधर भी कितना आना चाहिए? 16। 7 + 9 या जो भी आप नंबर ले लेना। ठीक है, डन। अब जो सेकंड वाला टॉपिक है वो टेक्निकल है। मेरे जाने से आवाज आ रही है? सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कभी भी कोई रिएक्शन होगी तो हर एलिमेंट को ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। देखो अब मैं बताता हूं, मुझे बताओ पानी, वाटर का सिंबल क्या होता है? H2O, ये सब जानते ही है, बहुत बार पढ़ा भी है बचपन में भी। नहीं आया तो समझो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, राइट है? इसका मतलब, अच्छा वाटर में कितने हाइड्रोजन? 2। और कितने ऑक्सीजन? कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब 1, तो एक ऑक्सीजन, राइट है? इसका मतलब ये है, देखो आप पाकिस्तान में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, अपनी जो सोलर सिस्टम है वो छोड़ के किसी और गैलेक्सी के किसी और प्लेनेट पे जाओ, जहां भी पानी मिले आपको, हर जगह वाटर में 2 ही हाइड्रोजन होंगे, एक ही ऑक्सीजन होगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान वाले पानी में तो 8 तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है √3, कि उनका पानी अलग हमारा पानी अलग। इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अगर वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन हमेशा, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वो वाटर। समझ गए? ऐसा नहीं है कि यहाँ का वाटर अलग, वहां मतलब सर हमारे वाटर में तो H और O होता है, सर वो मार्स के वाटर में है ना सर, वो Mg और CO3 होगा सर। नहीं ऐसा नहीं होता, वाटर मतलब ये, बात समझ में आई? मतलब जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि सर अमेरिका वाले लोग पता है क्या करते हैं? ब्रीथ, वो CO2 तो ब्रीथ करते हैं सर, और इंडिया वाले लोग O2 ब्रीथ करते हैं, कि वो अलग अलग नहीं, नहीं, जगह के हिसाब से एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की इंडिया में है, वो की वो प्रॉपर्टी उसकी कहाँ होगी? अमेरिका में, कनाडा में, न्यूयॉर्क में। आप इस अर्थ की किसी भी जगह चले जाओ, सोलर सिस्टम को छोड़ के चले जाओ, किसी और प्लेनेट पे चले जाओ, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सेम रहेगी पूरे ब्रह्मांड में। मतलब अगर आपको पहले से मालूम है कि ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी है, और मान लो कि आप लोग कल उठ के अर्थ छोड़ के हमको कहीं और जाना पड़ा, तो पहले से मालूम है ऑक्सीजन क्या है, कैसे बनता है, जैसे वो यहाँ पता वैसे वहां भी बनेगा। कि ब्रह्मांड के नियम हर जगह सेम होते हैं, वो हमारे और आपके जैसे बदलते नहीं। इंसान बदल जाता है, ब्रह्मांड के नियम नहीं बदलते। समझे? तो अब सुनो, ये लॉ ये बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में दो रेशियो दो रेशियो कांस्टेंट होते हैं, 2 रेशियो कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, क्या? अच्छा उससे पहले एक बात बताता हूं, इससे और क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अगर 2 हाइड्रोजन है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए पानी बनाने के लिए? एक। हर 2 हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए? एक। तो समझो, मान लो कि मैं 4 हाइड्रोजन लेके आया और 2 ऑक्सीजन लेके आया, तो कितने H2O बनेंगे? ये मिला के एक H2O, ये मिला के, समझ गए,
दो H2O बनेंगे। क्या कोई वेस्टेज होगा? कोई वेस्टेज नहीं, सारे H भी यूज हो गए, सारे O भी यूज हो गए, राइट है। और समझते हैं। मा, मान लो कि मैं 6 तो ये लेके आया, 4 ऑक्सीजन लेके आया। बताओ कौन वेस्ट होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? भाई देखो, कल उठ के मान लो कि हम ह्यूमन बींग्स है, हमको मार्स पे कॉलोनी बसानी है। अब वहां पे ऑब्वियसली पानी इतना नहीं है, तो वहां हम पानी प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। ठीक है। अब हमको तो पहले मालूम होना चाहिए ना कि कितना हाइड्रोजन ले, कितना ऑक्सीजन ले, कोई वेस्टेज ना हो, कि वहां ऑलरेडी सप्लाई कम होगी, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो अगर हमको ये इसकी समझ है, तो हमको मालूम है हर दो हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, एक। तो ये एक H2O बना, हर दो के लिए एक ऑक्सीजन, तो ये एक और बना H2O। हर दो के लिए एक और बना H2O। तो मालूम है ऑक्सीजन वेस्ट हो जाएगा, तो हम जानबूझ के चार नहीं, तीन ही ऑक्सीजन यूज करेंगे, ताकि एक ऑक्सीजन बचा रहे। अरे हाँ के ना, ऐसे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो, राइट और रॉन्ग, ये बात समझ में आई? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कर लेते कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन? कोई नंबर नहीं, मतलब वन। कितने ऑक्सीजन? दो, मतलब एक कार्बन को दो ऑक्सीजन चाहिए। वन कार्बन है, दो ऑक्सीजन चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना। अब मान लो कि समझो, क्या बोलोगे सर, नहीं मैं तो एक कार्बन लूंगा और तीन ऑक्सीजन लूंगा, मैं तो भी CO2 बनाऊंगा, नहीं बनेगा। कार्बन से मतलब एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो CO2 एक तो बन गया CO2, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने दो कार्बन ले लिए, तो एक तो हो जाएगा यूज, तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको पहले से ही नॉलेज है इस लॉ की, तो आप वेस्टेज करने से बचो। भाई ये सब क्या होता है, ये सब दवाइयां बनती हैं इन इन एलिमेंट से। अगर आपको पहले से नॉलेज है इन चीजों का, तो आप वेस्टेज करने से बचोगे, तो आपका मुनाफा बढ़ेगा। अरे हाँ के ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो किसी भी कंपाउंड, अब इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बताता हूं। कोई भी कंपाउंड उठा लो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड उठा लो। अच्छा, सबसे पहले क्या करो, आप हाइड्रोजन का मास, मान लो कि H2O लिया, उसमें अपन हाइड्रोजन का मास निकालते हैं। तो भाई हाइड्रोजन कितने हैं? टू। दो हाइड्रोजन है, उसका मास कितना होता है? वन। उसमें टेबल लिखवाई, याद करो, हाँ के ना। वो टेबल लिखवाई थी। तो वन, टू वन जा टू, इसका मास कितना आया? टू। 2 AMU आया ना भाई? ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है? वन। उसका मास कितना होता है? 16। तो 1 × 16 कितना हो गया? 16 AMU। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन का जो मास है उसको डिवाइड करना है ऑक्सीजन के मास से। देखते हैं क्या आंसर आता है। कितना आ रहा है हाइड्रोजन का मास H2O में? टू। और कितना आ रहा है ऑक्सीजन का? 16। कट करो, टू वन जा टू, एट जा, आंसर क्या आया? 1/8। और 1/8 को कैसे बोलते हैं मैथ्स में? 1:8। हाँ के ना? अरे यस और नो। इसका तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लोगे, तो आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ताकि कोई वेस्टेज ना हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 ग्राम हाइड्रोजन लोगे, तो कितने ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन? 8 ग्राम। ओके। मतलब समझो, मान लो कि इसने 2 ग्राम तो हाइड्रोजन लिया, ठीक है, और इसने 15 ग्राम ऑक्सीजन लिए। बताओ क्या वेस्टेज होगा? देखो समझो, समझो, सबसे पहले आ जाते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो पहले आप वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो, वो है 1:8। 1 मतलब हाइड्रोजन, 8 मतलब ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए ऑक्सीजन? 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ये 1 ग्राम, और ये 1 ग्राम, ये ऑक्सीजन है। इसको बांट देते हैं, 8, 15 है, तो 8 और 7, 1 ग्राम और 8 ग्राम, मामला सेट। पर इस 1 ग्राम को 8 ग्राम चाहिए, है ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। हाँ के ना? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन कम पड़ जाएंगे। 8 होने चाहिए, कम पड़ेंगे। जब ऑक्सीजन कम पड़ेंगे, तो कौन एक्स्ट्रा बचेगा? हाइड्रोजन। तो ये ध्यान रखना। और एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे कि मान लो कि
3 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 28 ग्राम ऑक्सीजन लिया, इस बार कौन एक्स्ट्रा बचेगा? तो देखो सिंपल है, अपन को मालूम है H2O में क्या होता है रेशियो, मास का रेशियो 1 और 8। 1 ग्राम तो हाइड्रोजन कितना 3 ग्राम है, तो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम ऑक्सीजन पे आता है, कितना ग्राम है 28, पर हमको उसको 8 8 में तोड़ना पड़ेगा। तो 8 8 2 जा 16 24 और कितना बचा 4, समझ गए? अच्छा, 1 और 8 सेट, कोई वेस्टेज नहीं, कोई वेस्टेज नहीं, कोई वेस्टेज नहीं, सारे हाइड्रोजन यूज हो गए, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो अगर आपको पहले से कैलकुलेशन मालूम है तो आप 28 ग्राम ऑक्सीजन लोगे ही नहीं, आप कितना लोगे 24 ग्राम ही लोगे, कोई वेस्टेज नहीं होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे हाँ के ना, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है, अरे हाँ के ना। इन शॉर्ट हम क्या समझे, वाटर कितना भी आप वाटर ले लो, मान लो कि मेरे पास में एक टैंक भर के वाटर है, उस टैंक भर के वाटर में हाइड्रोजन का मास निकालूं और ऑक्सीजन का मास निकालूं, दोनों को डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा 1/8। मास का रेशियो कैसा होता है हमेशा से, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। देखो यहां पे देखो 3 ग्राम को चाहिए 24 ग्राम, कट करो 3 1 जा 3 8 जा। किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट का जो मास होता है, यहाँ पे कौन है एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका मास को अगर डिवाइड करोगे तो कैसा आंसर आएगा सेम। भले ही आपने वो 1 ग्राम और 2 ग्राम 16 ग्राम लिया है, भले ही आपने वो 3 ग्राम 24 ग्राम लिया है, कितना भी लो, द रेशियो डिवाइड करना किसका, रेशियो ऑफ मास विल ऑलवेज बी सेम। इसका इसका आप यूज कहां करोगे, देखो मैं दिखाता हूं। मान लो कि आपको कोई पूछे कि सपोज करो कि हमने हाइड्रोजन लिया लेट अस से 7.2 ग्राम, तो 7.2 ग्राम के लिए मैं कितना ऑक्सीजन लूं कि कोई वेस्टेज ना हो, मुझे पानी बनाना है। तो आपको पहले से मालूम है कि आपको वाटर बनाना है, आप जानते हो कि वाटर में हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना आता है 1 और 8, राइट है? तो आप क्या बोलोगे, सर ठीक है, हाइड्रोजन 1 और ये 8, अच्छा यही फॉर्मूला होता है 1/8 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है इस बार 7.2, ये नहीं मालूम है ऑक्सीजन कितना, एक्स मान लिया, क्या आया 1/8 इज इक्वल टू 7.2/x, ये इधर ये इधर, 1 इंटू एक्स इज एक्स, 8 2 जा 16, कैरी का 1, 8 7 जा 56 और 57 पॉइंट, इतना इतना ग्राम ऑक्सीजन लोगे तो कोई वेस्टेज नहीं होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, सुनते जाना। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि अपन को जिसका मास मालूम है, कैल्शियम का, उसने मैंने किसका लिखा है, सोडियम मैग्नीशियम का लिखा है, Mg कितना था, Mg का, कितना 24 था, ऑक्सीजन का 16, बढ़िया बोले, अच्छा एग्जाम्पल। देखो मान लो कि मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, ठीक है, ओके। अब कोई आपको पूछे कि अगर हम 50 ग्राम मैग्नीशियम लें तो कितने ग्राम ऑक्सीजन लें कि कोई वेस्टेज ना हो, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, MgO है, यहां पे आप Mg का मास निकाल दो। सर कितने Mg है इधर 1, कितना मास होता है Mg का 24, कितना आया 24, फिर ऑक्सीजन उसका मास निकाल दो, एक ही ऑक्सीजन है, कितना होता है उसका 16, टेबल लिखी हुई है अपन ने। अब क्या लिखोगे, Mg का मास, अब दोनों को डिवाइड कर लो, और ऑक्सीजन का मास, कितना है Mg का मास 24, ऑक्सीजन कितना है 16, कट करते हैं 4 8 3 जा 8 2 जा, समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितना मैग्नीशियम होना चाहिए 3 ग्राम, तब कोई वेस्टेज नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, किसी भी कंपाउंड के लिए उसके एलिमेंट के मास का रेशियो कैसा होता है हमेशा से, मान लो क्या करता है, पूरा एक पहाड़ भर के MgO है, कितना है पहाड़ भर के, ठीक है, समझो
पूरा पहाड़ भर के एमजीओ है, इतना सारा एमजी ढगला पड़ा हुआ है। इसमें एमजी अलग, ओ अलग। हम एमजी का मास निकालेंगे, हम ओ का मास निकालेंगे। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो ना यार, बोलो यार। मान लो कि mg का मास आया 3000 केजी, ओ का आया 2000 केजी। पर जब आप इनको डिवाइड करोगे, mg को ऊपर, ओ को नीचे, कट होने पे 3/2 ही आएगा। भले आप कितना ही mgo ले लो, 10 कटोरे, 20 कटोरे, पूरी स्कूल भर के, पूरा भारत के ऊपर ढक दो एमजीओ, इतना सारा एमजीओ ले लो, बट सारे एमजी का मास निकालो, सारे ओ का मास निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 3/2 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट का मास का रेशियो कैसा आता है? सेम। समझ गए? ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? जो कभी चेंज होता नहीं है, ये कभी चेंज नहीं होगा। एमजीओ के लिए एमजी और ओ का रेशियो कितना आएगा? 3/2। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? रेशियो पढ़ा था ना, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन नथिंग बट रेशियो। अरे हाँ के ना। अब इस पे आते हैं, तो हमको मालूम है कि भाई एमजी और ओ का कितना रेशियो आएगा? 3/2। अब मुझे क्या मालूम करना है कि 50 ग्राम एमजी है तो ओ कितना चाहिए, मालूम करना है। ठीक है, मालूम करते हैं। देखो सर, एमजी एमजी कितना लिया है? 50 ग्राम। ओ कितना लेना है हमें नहीं मालूम, पर इतना मालूम है ना कि इन दोनों को डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा? 3/2। बस अब इधर इसको इधर, 5 × 2 कितना हुआ? 100। ये 3 × x, 3x, 3 मल्टीपल क्या बनेगा? डिवाइड। कितना आंसर आ जाएगा? 3 × 3 = 9। इतना ग्राम ऑक्सीजन ले लो, वेस्टेज नहीं होने का। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, पक्का? सो वो व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एलिमेंट आर एलिमेंट इन कंपाउंड आर प्रेजेंट, या फिर उसको और सिंपल करें तो द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द एलिमेंट इज कांस्टेंट। रेशियो किसका? मास का। मास को करना है, किसका मास निकालना है? एलिमेंट लोगों का मास। सो द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द एलिमेंट इन एनी कंपाउंड इज ऑलवेज सेम, कांस्टेंट। जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या आया था? वो 1/8, mg के लिए 3, ऐसे हर एक के लिए आ सकता है, और हम वो निकाल भी सकते हैं कि हमको मास निकालना अब तो आता ही है। अरे बोलो, रोते क्यों हो? इतना क्यों रोते हो रे? अब तू तो निकाल देगी ना भाई, वो तो निकालने आएगी वो तो। अब तुझे वो टेबल याद रखनी है, हाइड्रोजन का वो 1, सोडियम का वो 23, वो याद रखना, बाकी तो तुम खुद कर लोगे। अरे बोलो यार। अरे हाँ के ना, ये तो हमको उससे आ जाएंगे टेबल से निकालने, और ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं? देखो अब ये तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन मन से लिखना बताया, बुक में उसको इस प्रकार से लिखा गया है, दोनों का मीनिंग सेम। देखो, मैं सिर्फ सुनना, या फिर अगर आपने बुक ओपन कर ली है तो ये जो डेल्टन महाराज का फोटो दिया हुआ है, उसके जस्ट यहाँ देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें जो थर्ड पैराग्राफ है, उसकी जो सेकंड लास्ट लाइन है वो पढ़ो। इन अ केमिकल सब्सटेंस, एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एलिमेंट, डेफिनेट मतलब कांस्टेंट, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, बाय मास मतलब उनके मास का जो रेशियो कैसा है? डेफिनेट मतलब कांस्टेंट। इसी को इस भाषा में लिखना है। अब मेरी ये सलाह रहेगी आपको कि अपने एग्जाम में आप यही बुक की डेफिनेशन लिखना। जो मैंने बोला वो बिल्कुल कतई कोई गलत नहीं है, परफेक्टली ओके है। अगर आप मैं चेक करूँ तो मैं टिक मारूंगा, पर अगेन सब टीचर अलग अलग होता है, इसलिए आप वही लिखना जो एग्जाम में हमको चाहिए। मीनिंग समझ में आ गया ना? अरे बोलो यार। ठीक है, चलो, क्लियर है एकदम। और फिर मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन अटेंड करना। डन। अब इस चैप्टर की सबसे लास्ट चीज, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट पढ़ते हैं, और वो कुछ वो बोलना चाह रहा है कुछ। ठीक है, समझ लेते हैं। अब सुनो, देखो, सबसे पहले तो डेल्टन कोशिश क्या कर रहा है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया था उस समय लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को, कि हर चीज छोटे छोटे स्फीयर से बनी है। उन स्फीयर को क्या नाम दिया गया? एटम्स।
और एटम्स, एटम्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनता है। इन शॉर्ट सबसे छोटी चीज क्या, एटम ही है, राइट है। अब वो एटम कैसा दिखता होगा, क्योंकि वो तो बहुत छोटा होता है तो दिखता ही नहीं है, तो ये सब ख्याली पुला पकाए जा रहे हैं। तो अब थ्योरी दी जाएगी कि भाई मेरे हिसाब से एटम ऐसा दिखता है ना, कान पे लिपस्टिक लगाई है, नाक में क्या बोले जूते पहने हैं, है ना, अरे अरे हाँ के ना, उंगलियों पे उसके बाल है। तो ये सब, ये जो थ्योरी क्या है, तो नाम क्या दिया, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन के हिसाब से एटम कैसा दिखता है, बात समझ में आई। अब वो डेल्टन कोशिश कर रहा है बताने की, क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ये बात हम प्रूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, कि डेल्टन सही या गलत है। तो अभी चैप्टर नंबर 3 तक मानना कि हाँ भाई डेल्टन ही सही है, फिर आगे जाएंगे देखेंगे वो सही है कि नहीं है। सही हुआ तो बढ़िया, बधाई हो, वेरी गुड शाबाश बोल देंगे, और नहीं है तो बोलेंगे बग यहाँ से, बट ठीक है। अब देखो, तो डेल्टन के अकॉर्डिंग एटम कैसा होता है वो समझते हैं, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। बड़े जाने से यहां तक क्लियर सारी बातें। सो डेल्टन ट्राई टू गिव अ मॉडल ऑफ एन एटम by his atomic theory. The first point says that all the matter, solid, liquid, gas, तीनों, is made up of very tiny particles called atom. ठीक है, तो मानते ही हैं। अब आगे बोला है विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, वो एटम ही तो रिएक्शन करेंगे ना आपस में, तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। आगे क्या बोला, सेकंड बात, एटम्स आर इनडिविजिबल। डेल्टन को, हाँ चल फटाफट खत्म करते हैं। डेल्टन के अकॉर्डिंग, जेनिस बेटा वापस से लॉग इन करना, ठीक है, अगर ये बंद हो जाए तो। अब देखो, डेल्टन के अकॉर्डिंग एटम इंडिविजिबल है, मतलब एटम टूटता नहीं है। एटम एक ऐसी बॉडी से तोड़ नहीं सकते। देखते हैं वो सही है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। विच कैनॉट बी, अच्छा दूसरा, विच कैनॉट बी क्रिएटेड कैनॉट बी डिस्ट्रॉय। हाँ तो सही है ना सर, क्या कभी कोई ऐसा होगा कि आपने लिया तो 1 mg, उधर जाके 3 3 mg आ गए। भाई मम्मी ने रोटी बनाई थी एक, और शाम को आया तो 10 रोटियां होगी, सर तो होगा नहीं कोई। हाँ तो वो बात सही है, एटम कैनॉट बी क्रिएटेड कैनॉट बी डिस्ट्रॉय, भाई मास कैनॉट बी क्रिएटेड, वो सही है। पर एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम टूट नहीं सकता, ये देखना है आगे जाके। अभी तक उसके अकॉर्डिंग ऐसा है, एटम टूट नहीं सकता, तुम कितनी कोशिश कर लो, प्लीज सेव कर ले भाई, सेव कर ले, रिस्क नहीं लेनी भाई अपना।